अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में आपको खुश आमदीद। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि TNY 263 से लेके 268, TNY 263, 264, 265, 266, 267 और TNY 268 ये एक लो पावर ऑफलाइन स्विचर IC है। ये प्रैक्टिकली मैंने इसका सर्किट एक बनाया है जो कि आम ये फ्लाई बैक में इस्तेमाल होती है, लो पावर बैटरी चार्जर्स में, जो हमारे मोबाइल के चार्जर्स होते हैं। इसी तरह जो छोटी स्टैंड बाई पावर सप्लाईज होती हैं ATX के अंदर, AC बोर्ड्स के अंदर, जहाँ पे आपको स्टैंड बाई वोल्टेज चाहिए, TV पावर सप्लाइयों के अंदर इस्तेमाल हो। ये मेरे देखने वाले ने सवाल किया, वो कहता है जी क्या वजह है कि मैं ये TNY IC रिप्लेस करता हूँ, जल जाती है। वो कहता है जी मैंने काफ़ी दफ़ा रिप्लेस की, आप मुझे इसका गाइडलाइन बताएं। जब मैंने उसको पहले तो मैंने कमेंट्स में जवाब देना शुरू किया, मैंने वो करता रहा, आखिर पे मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है यार। IC लगाई ब्रेडबोर्ड पे और मैंने इसको प्रैक्टिकली अभी ये डिज़ाइन किया है। इसको किस तरीके से आप कॉन्फ़िगर करते हैं, कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, किस तरीके से आप इसको ख़ुद से टेस्ट कर सकते हैं। अभी ये देखिए किसी फ्लाई बैक कन्वर्टर में नहीं लगी हुई, मैंने जस्ट इसको यहाँ पर ये वायरिंग की है ब्रेडबोर्ड के ऊपर। इसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, ये कैसे फंक्शन करती है, इसकी हम डाटा शीट भी देखेंगे और इसके सैम्पल सर्किट और मुख्तलिफ इसके फ़ीचर जो हैं ये किस तरीके से बिहेव करेगी हमारे साथ। चले जी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए ये एक फैमिली है, पूरी ऑफलाइन स्विचर है। फ़र्क होता है ICs के अंदर, कुछ होती हैं PWM कंट्रोलर जिसको हम कहते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कंट्रोलर, और कुछ होती हैं ऑफलाइन स्विचर। चलें इस पर एक तफसील से बाद में बात करेंगे कि जी ऑफलाइन स्विचर और PWM कंट्रोलर में क्या होता है, क्या फ़र्क होता है। ये बेसिकली 132 किलोहर्ट्ज़ पे स्विच करती है। इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी जो कि ये पैकेट आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले, ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी इसकी 8 से 10 किलोहर्ट्ज़ होती है। लेकिन इसके अंदर अभी ये जो पैकेट हैं, एक पैकेट से दूसरे पैकेट के दरमियान जो फ़र्क आ रहा है ऑन टाइम ऑफ टाइम, ये तो है 10 किलोहर्ट्ज़। लेकिन अगर आप सिर्फ एक पैकेट को देखेंगे, जो आपके पास एक पैकेट नज़र आ रहा है, तो इस पैकेट की फ्रीक्वेंसी वो है 125 किलोहर्ट्ज़। नॉर्मली 125, 130, 132 ये इतनी फ्रीक्वेंसी आ रही होती है। मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखें 128 से लेके 132 तक ये वेरी कर रही है। एक पैकेट है 132 किलोहर्ट्ज़ का, और वो पैकेट एक सेकंड के अंदर 10 किलोहर्ट्ज़ के रेट से आते हैं। तो इससे ये होता है कि EMI फ़िल्टर जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस बोर्ड जो होता है उसका डिज़ाइन कम हो जाता है, यानी उसकी फिर ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि एक ही फ्रीक्वेंसी पे लगातार ट्रांसफार्मर को स्विच नहीं करवाया जाता। तो उस वजह से ये अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। 10 से लेके 10 किलो के पैकेट है और हर पैकेट जो है वो उसमें आ रहा है 132 किलोहर्ट्ज़ में। चले वो एक अलग थ्योरी है, ये कैसे काम कर रही होती है। तो ये एक सेट ऑफ ICs है, पूरा सेट है, इसको हम देख लेते हैं। तो ये है 263, इसको अगर आप 85 से लेकर 265 तो 4.7 वाट तक ये पावर देता है। तो ये जितनी भी फैमिली है इसमें P और G मॉडल है, इसका पैकेज है। तो उसमें 64 जो है वो 6 वाट, 265 7.5 वाट, 66 9.5 वाट, 267 जो है वो 12 वाट, 268 जो है वो 15 वाट। अभी आप ये एक ही तरह की IC हैं, सिर्फ आप वाट रेटिंग के हिसाब से आप इसको अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पे अगर 263 लगी हुई है, 263 लगी हुई है, आपको नहीं मिल रही, आप इससे ऊपर वाला कोई भी नंबर उठा के लगा सकते हैं। यानी इस फैमिली में से 63 है, 64, 65, 66, 67 और 68, इसमें से कोई भी नंबर आप लगा सकते हैं। 64 की जगह पे ऊपर वाले नंबर लग सकते हैं, 65 की जगह पे ऊपर वाले नंबर लग सकते हैं। नीचे वाला नंबर लगाएंगे तो वो जल्दी उड़ जाएगा, क्योंकि वो उसकी पावर लिमिट से ज़्यादा जा सकता है। इसका सैम्पल सर्किट देखें तो इसमें बहुत सादा सा एक ड्रेन पिन, एक इनेबल और अंडर वोल्टेज डिटेक्शन पिन, एक बाईपास और एक सोर्स पिन। इतना छोटा सा सर्किट। इसमें बहुत लंबी चौड़ी वो थ्योरी नहीं है, बाकी जो इसकी डाटा शीट बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी है, इसको काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं, उसको मैं सिर्फ शॉर्ट देखते जाते हैं। तो यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि 132 किलोहर्ट्ज़ है।
ये है इसकी ड्रेन पिन, पिन नंबर 5। ये हमारे काम की चीज़ है। जब भी हम कोई भी आईसी रिप्लेस करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो ड्रेन जो है वो 5 नंबर पिन है। 7, 8, 2, 3 ये इसकी ग्राउंड पिन है। 7, 8 मॉसफेट ग्राउंड है ये वाला, और 2, 3 जो है वो लो पावर ग्राउंड है। तो ये एक ही ग्रिड पे जुड़ी होती है, एक ही पिन पे जुड़ी होती है। आगे हमारा बाईपास पिन है, ये वीसीसी पिन है। 5.8 वोल्ट इसकी वीसीसी होती है, उसको भी डिस्कस करते हैं। और साथ में एक इनेबल पिन है और एक अंडर वोल्टेज पिन। नॉर्मली अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जब हम इसको ट्रांसफार्मर के साथ जोड़ते हैं, यहाँ पर जितने भी वोल्ट 300 वोल्ट, 310 वोल्ट, 85 वोल्ट जहाँ भी चल रहे हैं, ये वहीं से उन्हीं वोल्टेज में से अलहदा से इसको स्टार्टअप रजिस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इधर से ही सप्लाई दी, इसी सप्लाई को ये ले रहा है और लेके यहाँ से बहुत थोड़ी सी करंट के साथ अपना यहाँ पर बाईपास कैपेसिटर लगता है इसके, वो कैपेसिटर लगाया, कैपेसिटर चार्ज हुआ, सॉफ्ट स्टार्ट जल्दी से लिया, साथ ही इसने स्विचिंग स्टार्ट कर देनी है। अभी इस सूरत में मैंने इसको बग़ैर ऑप्टो कपलर के लगाया है, तो फुल रेट पे स्विचिंग करवा रहा हूँ। फिर हम इसका ऑप्टो कपलर लगाएंगे, ऑप्टो कपलर लगा के फिर उसको देखेंगे कि किस तरीके से ये रिस्पांस देगी। एक इसकी इनेबल पिन है, जिस जगह पे इसको वोल्टेज मिलना शुरू हो जाते हैं तो उस वक्त ये अपना इसका जो टर्न ऑन टाइम है और टर्न ऑफ टाइम है उसको मैनेज करती है। फ्रीक्वेंसी 132 किलोहर्ट्ज़ रहेगी, दरमियान वाली जो पैकेट के अंदर है, तो जो 10 किलोहर्ट्ज़ है उसका गैप जो है वो कम ज़्यादा करेगी। हम उसको प्रैक्टिकली करेंगे। और यहाँ पर इसका इंटरनल करंट लिमिट सर्किट है। जैसे ही इसकी मॉसफेट पे जो वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, उसी वक्त इसका जो करंट कंपैरेटर है वो फ़ौरन से जाएगा और लीडिंग एज ब्लैंकिंग को ऑन करवा देगा। जैसे ही वो ऑन करवाएगा, मॉसफेट की आउटपुट रुक जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि करंट आपको एक रेगुलेटेड करंट देगा, उससे ज़्यादा आपको करंट चलाने ही नहीं देगा। यहाँ पे इसका 5.8 वोल्ट रेगुलेटर है जो कि इसको करंट चार्ज करवाता है। अगर किसी वजह से यहाँ पे इसकी जो इनेबल वाली पिन है वो 1 वोल्ट से ड्रॉप हो जाती है, ये 2 इसके फंक्शन होते हैं। एक तो ये इनेबल करवाती है, यानी वोल्टेज रेगुलेट करवाती है। दूसरा अंडर वोल्टेज डिटेक्शन है। किसी वजह से आपकी सप्लाई जो है लाइन वोल्टेज ड्रॉप होते हैं तो ये आईसी खुद से ऑफ हो जाती है। चलें जी, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ये है हमारी आईसी। हमने कहा पिन नंबर 5 इसकी जो है वो ड्रेन पिन है, तो यहीं से ये ड्राइव देगी किसी भी कंपोनेंट को। यहाँ पे ट्रांसफार्मर बेसिकली तो लगाया जाता है, तो ट्रांसफार्मर लगाते हैं तो साथ में स्नैपर और सारी कहानियाँ। तो मैं यहाँ पर रेजिस्टिव लोड लगा रहा हूँ, रिएक्टिव लोड नहीं लगा रहा। तो नॉर्मली इसको जो सप्लाई दी जाती है 85 से लेकर 220 वोल्ट एसी देते हैं। आप कह सकते हैं 110 से लेके तो 370-60 वोल्ट तक डीसी जो भी बनेंगे वो यहाँ पे देंगे। तो मैं इसको सिमुलेट करने के लिए इस वक्त यहाँ पर 300 ओम की रजिस्टर लगा रहा हूँ। 300 ओम 1 वाट की रजिस्टर लगा रहा हूँ। यहाँ पर इसकी जो पिन नंबर 2, 3, 7, 8 इनको कर दिया ग्राउंड। और इसके बाद यहाँ पर इसकी है एक इनेबल पिन, इसको फ़िलहाल मैंने ऑफ रखा हुआ है। तो नॉर्मली 1 वोल्ट से लेके 1.6 वोल्ट तक इसका रेगुलेशन विंडो है। उसके दरमियान ये इसका जो टाइम ऑन टाइम है, ऑफ टाइम है, उसको एडजस्ट करवाएगी। तो इसको बाद में हम छेड़ेंगे, पहले हम इसकी फुल फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क कर रही है। और साथ में एक यहाँ पर इसकी है बाईपास पिन, इसको इनेबल और अंडर वोल्टेज भी कहते हैं। ये दो काम करती है ये वाली पिन। तो ये पिन नंबर 4 है, बाईपास है पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर पिन इसकी ब्लैंक होती है इस आईसी की, 6 नंबर पिन इसमें नहीं होती, 7, 8 ये होगी। पी पैकेज, अगर किसी के साथ पी लिखा होगा तो वो डिप में है, अगर जी पैकेज है तो वो एसएमडी में है। इसी तरह की होगी लेकिन एसएमडी होगी, छोटी आईसी होगी, फंक्शन सेम रहेगा। इस डाटा शीट में इसकी पिनों की कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, इसका फंक्शन लिखा हुआ है, तो वो हमने नॉर्मली एक्सप्लेन कर दिया है। इसको भी लगाने के लिए यहाँ पर
एक हम कैपेसिटर लगा रहे हैं। ये है 100 नैनो का कैपेसिटर। ये हमने 100 नैनो का कैपेसिटर एक नंबर पिन और ग्राउंड के दरमियान लगा दिया। देखिए जब कैपेसिटर नहीं है तो देखिए ये आईसी ऑफ है। क्यों, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये आईसी इस पिन पर इसको 5.8 वोल्ट चाहिए बाईपास पिन पे, पिन नंबर 1 पे। उसके लिए आपको कैपेसिटर लगाना पड़ता है क्योंकि इसका जो इंटरनल रेगुलेटर है वो कुछ माइक्रो एम्पेयर में इसको चार्ज कर रहा होता है। कैपेसिटर चार्ज होगा फिर आगे ये अपना फंक्शन स्टार्ट करेगी, उस वक्त इसका जो इनेबल कंपैरेटर है वो ऑन होगा। सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन मैंने इस तरीके से जैसे आपको बताई है बिल्कुल वैसे ही है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। ये है इसकी ग्राउंड पिन। तो ग्राउंड पिन को हमने कनेक्ट किया है यहाँ पर 7-8 पे, और ये वाली पिन आ रही है इस साइड पे ग्राउंड पे। तो ये देखें यहाँ से ये 2 वायर्स मैंने 2-3 पिन को भी दे दिए। तो ग्राउंड पिन हमारी 2-3 7-8 ग्राउंड हो गई। एक नंबर पिन पे मैंने ये 100 नैनो का कैपेसिटर लगाया और इसको ग्राउंड कर दिया है। पिन नंबर 4 अभी मैंने ओपन रखी हुई है। यहाँ पर ऑप्टो कपलर लगा हुआ है लेकिन इसका कनेक्शन नहीं किया, जस्ट वैसे मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पर 300 ओम की रेजिस्टेंस मैंने लगाई है जिस पे हम वोल्टेज ड्रॉप करवाएंगे। जैसे ही मॉसफेट लगेगी, मॉसफेट ऑन होगी तो वो ये पॉजिटिव 12 वोल्ट मैंने यहाँ पर दिए हैं ये वाले। तो जैसे ही हम इसको ये कनेक्ट करते हैं सिग्नल इसका, तो ये आईसी अपना फंक्शन स्टार्ट कर गई। अभी यहाँ पर हमें जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो 132 किलोहर्ट्ज़, 128 किलोहर्ट्ज़, 128 से 132 के दरमियान ये फ्रीक्वेंसी इसकी होगी। जो हमने यहाँ पर इसकी डाटा शीट देखी थी, इसमें कह रहा है कि 124 से लेके 140 तक इसकी फ्रीक्वेंसी हो सकती है। यानी नॉमिनल फ्रीक्वेंसी 132 है, 128 आ रही है, 130 आ रही है, तो वो ठीक है। ये अभी इस तरह हमारे ये पैकेट आ रहे हैं फ्रीक्वेंसी के टर्न ऑन टाइम टर्न ऑफ टाइम के हिसाब से। अभी बारी आती है ऑप्टो कपलर की। पहले तो हम इसकी बाईपास पिन को देख लें कि वो क्या है। ये किया ग्राउंड एक पिन को, और ये पिन नंबर 1 को देख लें तो इस पर 5.35 वोल्ट आ रहे हैं, और मैक्सिमम इस पर 5.8 वोल्ट आ सकते हैं। अभी इस वक्त हमने इसको किसी किस्म की जो एक्सिलरी वोल्टेज है वो नहीं दी है, ये अपने वोल्टेज से ही स्विच कर रही है। जब ये ट्रांसफार्मर के साथ लगाती है तो इसके इंटरनल जो रेगुलेटर है उसको रिलैक्स करने के लिए यहाँ पर हम एक्सटर्नल जो है वो एक्सिलरी वोल्टेज देते हैं। तो जैसे ही ये ट्रांसफार्मर को स्विच करेगी, स्विच करके यहाँ पर आपका ये ट्रांसफार्मर होता है, तो यहाँ पर इसके एक्सिलरी वोल्टेज होते हैं। तो वो वाइंडिंग में जो एक्सिलरी वाइंडिंग है, वीसीसी वाइंडिंग है, वो मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये वोल्टेज मिलते हैं, आप यहाँ पर एक डायोड लगाते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, और एक करंट लिमिट रजिस्टर लगाकर इस पिन को दे देते हैं। पहले ये सर्किट ऑफ होता है, जैसे ही इसने सप्लाई लेनी है यहाँ पर, तो ये इंटरनली इसको चार्ज करेगी। चार्ज करने के बाद जैसे ही सप्लाई स्टार्ट हो जाती है तो हमारी आईसी जो है वो इस पे वर्क करना शुरू कर देती है। तो ये हमारे वीसीसी वोल्टेज या ऑक्सिलरी वाइंडिंग या बाइस वाइंडिंग जो भी इसको कहेंगे, उससे वोल्टेज मिलेंगे और हमारी ये आईसी काम करेगी। ये तो पहली कहानी हो गई। अभी इसमें जो प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, एक हमारी अगर ये वीसीसी वोल्टेज हमें लिमिट का पता चल गया कि 5.8 वोल्ट मैक्सिमम है और 6.3 वोल्ट का शंट है, इसके अंदर रेगुलेटर है, किसी वजह से कोई भी सबब हो सकता है, हमने ट्रांसफार्मर में जो भी प्रॉब्लम किया उसकी वजह से अगर यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा बनना शुरू हो गए, ये सेकेंडरी के शॉर्ट सर्किट की वजह से भी यहाँ पे वोल्टेज बनते हैं। ये वोल्टेज अगर ये हमारी करंट लिमिट रजिस्टर जो है वो सही नहीं है, इस पिन पे अगर 6.3 वोल्ट बार बार स्ट्राइक करेंगे तो ये आईसी अपनी इंटरनल इसका जो रेगुलेटर है, जीनर है, वो उड़ जाएगा, तो ये आईसी डैमेज हो जाएगी। ये है एक पहली कंडीशन। और मेरे इंग्लिश चैनल पे फिर उस बंदे ने, जिसको मैंने वीडियो ये
शेयर की थी, जिसके लिए डेडिकेट की थी, उसने फिर बताया, उसने कहा जी मुझे वाकई ये प्रॉब्लम आई थी और मैंने वो उसको देखा तो मुझे कंपोनेंट मिल गया, वो रेक्टिफाई किया तो अभी सर्किट प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो वो इन्वर्टर एसी का बोर्ड था और वो एलजी कंपनी ने जवाब दे दिया था उसको कि जी ये रिपेयर नहीं हो सकता। उसने कहा जी मैं अभी कॉन्फिडेंट हो गया हूँ कि आपकी वीडियो देखकर मैंने ये काम कर लिया। तो रियली ये मेरे लिए खुशी की बात है कि अगर मेरा व्यूअर जो मेरी वीडियो देख रहा है उसको इससे फ़ायदा हो रहा है तो रियली मुझे उससे खुशी होती है। चलें ये भी बात करते हैं ऑप्टो कपलर की। इसके वोल्टेज को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। इनेबल पिन की बात करते हैं। तो इनेबल पिन नॉर्मली क्या होती है कि यहाँ पर आप एक ऑप्टो कपलर लगाते हैं, पिन नंबर 4 को इसकी पिन नंबर 4 के साथ कनेक्ट कर देते हैं, पिन नंबर 3 को ग्राउंड कर देते हैं। PC817 कोई भी हो, इसमें वो ज़्यादा CTR वाला मामला नहीं होता, करंट ट्रांसफ़र रेशो का मसला नहीं होता इसमें। सिर्फ आपने ये एक लगाया, इसको ग्राउंड कर दिया, यहाँ पर आपने कोई भी जीनर लगा दिया, जो भी इसमें किसी किस्म का रेगुलेटर होगा, तो वो क्या, जैसे ही यहाँ पर आपने 5 वोल्ट लेने हैं तो 5 वोल्ट जैसे ही पूरे होंगे तो ये LED ऑन होगी, यहाँ पर ये इसको फीडबैक दे देगा। ये बहुत सादा सा इनेबल सिग्नल आता है। तो यहाँ पर मैं अभी इसमें जो ऑप्टो कपलर है वो चीज़ें तो नहीं लगा रहा, तो इसके लिए मैं 5K का पोटेंशियोमीटर यूज़ कर रहा हूँ। इसका एक एंड जो है वो मैं पॉजिटिव लगा देता हूँ, पोटेंशियोमीटर का एक एंड, और ये एंड मैं ग्राउंड कर देता हूँ। और ये है स्लाइडर। तो स्लाइडर को मैं क्या करूँगा, पिन नंबर 1 पर जो ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 1 है उस पर कनेक्ट कर दूँगा, और ये हमारी एक पिन ग्राउंड हो जाएगी। और इसको हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव दे, और इसकी पिन नंबर 4 जो है IC की, उसको ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 4 के साथ हम जंपर कर देंगे। अभी हमने ये ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 4 इसकी पिन नंबर 4 के साथ कनेक्ट कर दी, 3 को ग्राउंड कर दिया, पिन नंबर 2 को ग्राउंड कर दिया, पिन 1 पे मैंने 5 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर लगा दिया इस तरह का। ये ग्राउंड कर दिया और यहाँ पर 12 वोल्ट दे दिए, और ये इसको इस तरह से करके हमने ये कनेक्ट कर दिया। ये 1 2 3 4 हमने इस तरह, ये ऑप्टो कपलर का एक हिस्सा है। जैसे ही हम आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे तो ये हम मॉनिटर भी करेंगे। अभी देखें ये IC अभी अपने उसी ड्यूटी साइकिल पे स्विच किए जा रही है। चलिए इसको भी मॉनिटर करते हैं। ये देखिए जो इसकी पिन नंबर 1 और 2 हैं, पहले तो उसको मॉनिटर कर लें। यहाँ पर देखें 17 मिली वोल्ट आ रहे हैं, तो इसका मतलब IC को कुछ नहीं, इस ऑप्टो कपलर को कुछ नहीं मिल रहा। अभी अगर हम इस वक्त इस IC की पिन नंबर 4 को मॉनिटर करें तो इस पर 1.6 वोल्ट आ रहे हैं। जैसे जैसे अभी यहाँ पे बड़ी मज़े की बात होने वाली है, जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाना शुरू करूँगा, ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 1 पे वोल्टेज पूरे होंगे 1 वोल्ट के करीब। अभी चले पहले उसको देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे 173 मिली वोल्ट हो गए, 200। अभी देखिए यहाँ पर 400 मिली वोल्ट हुए हैं, तो सेम वही रिस्पांस है, सेम वही उसके जो वोल्टेज फ्रीक्वेंसी है वो आ रही है। अभी हम इसको मज़ीद 500 मिली वोल्ट करते हैं, 600 मिली वोल्ट। अभी यानी LED हमारी ऑपरेट नहीं हुई। जब तक LED ऑपरेट नहीं हुई तो इसकी पिन नंबर 3 और 4 पे देखें तो वही वोल्टेज जो IC की स्टैंडर्ड आउट हो रही है। जो इसका जो इंटरनल यहाँ पर जो इसका इंटरनल सिंक सर्किट है वो उस रेट पे 240 माइक्रो एम्पियर से करंट अभी कम है। जैसे ही हम एक्सटर्नल इसको ग्राउंड करेंगे, ये वाला ग्राउंड करते हैं हम ट्रांजिस्टर के थ्रू, तो जैसे ही करंट 240 मिली एम्पियर से बढ़ती है
तो उस वक्त इसके वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो जाते हैं। अभी देखिए 1.6 वोल्ट ही खड़े हैं, तो आईसी अपने फुल रेट पे स्विचिंग किए जा रही है कि बता रहे, इसको पता चल रहा है कि आउटपुट में वोल्टेज अभी तक पूरे नहीं हुए, हमें चाहिए 5 वोल्ट। जो हम वोल्टेज डिवाइडर या कोई भी जीनर लगाकर, कोई भी चीज़ लगाकर जो हम वोल्टेज बना रहे होते हैं, इसको रेफरेंस दे रहे होते हैं, वो अभी तक देखें पूरा नहीं हुआ। 700 मिली वोल्ट, 800 जो एलईडी का ऑपरेटिंग वोल्टेज है, आईआर एलईडी जो इसकी इंटरनल है, तो उस पर अभी देखें 900 मिली वोल्ट हैं, लेकिन जो हमारा स्विचिंग गैप है वो चेंज, अभी देखें उसमें फ़र्क आना शुरू हो गया है। उसके अभी टर्न ऑन टाइम में अभी 978 है, और ये देखिए भी ये वो जगह है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे 995 मिली वोल्ट हैं, आईआर एलईडी ऑन हो चुकी है। अभी इसकी पिन नंबर 4 को मॉनिटर कर लें आईसी की। पहले यहाँ पर 1.6 वोल्ट था, जैसे ही वोल्टेज ड्रॉप हो गए, ये जैसे ही वोल्टेज अभी मैं इसको कम कर रहा हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ, इसका मतलब है वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, आईआर एलईडी ऑफ हो रही है, इसकी जो अपनी एलईडी है वो ऑफ होना शुरू हो गई है। क्यों? कि आउटपुट में वोल्टेज पूरे नहीं बन रहे। इसको हमने सिमुलेट किया है, वोल्टेज पूरे नहीं बने, आईसी अपनी नॉर्मल स्विचिंग फ्रीक्वेंसी पे आ गई, इसको पता चल गया, ये देखें अपने उस रूटीन पे आ चुकी है। जैसे ही हम दोबारा फिर से वोल्टेज बिल्ड करेंगे, यहाँ पर 1 वोल्ट यानी एलईडी में से जो फॉरवर्ड करंट है वो चलना शुरू हो जाएगी। तो उस वक्त ये आईसी अपना टर्न ऑन टाइम, वीएस टर्न ऑफ टाइम, अभी देखें वो कम करना शुरू कर दिया 986 मिली वोल्ट पे, यानी अभी वो उसने स्टार्ट कर दिया 986 से लेके, तो अभी ये 997, अभी देखें तो बहुत थोड़े थोड़े साइकिल आ रहे हैं। तो ये वो इसका पॉइंट है जहाँ पे ये रेगुलेशन करती है। अभी देखिए रेगुलेशन हो रही है, 1 वोल्ट इस पर मिला, रेगुलेशन होगी। जैसे ही हम कहते हैं किसी वजह से आउटपुट में वोल्टेज ज़्यादा हो गए, जैसे ही वोल्टेज बढ़ेंगे, अभी ये देखें 1 वोल्ट है, 1.003 हुआ ऑफ। क्यों? कि इस वक्त इस आईसी की जो पिन नंबर 1 है, जो मैंने कहा था अभी देखें 1.074 हैं, तो इस पे वोल्टेज अभी ड्रॉप हो गए। इसको कैसे पता चलता है? यहाँ से ये इसका जो सर्किट है, जो हमने बाईपास पिन के साथ इसका इंटरनल सर्किट लगाया हुआ है, ये यहाँ पर 1.6 वोल्ट दे रहा होता है। इस जगह पर हम आउटपुट साइड पे एक इनेबल पिन के साथ यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगाकर ग्राउंड करते हैं। ये वो ऑप्टोकपलर का ट्रांजिस्टर है जिसकी पिन नंबर 4 को हमने इसकी 4 के साथ कनेक्ट किया, और जैसे ही आईआर एलईडी जो इसकी इनपुट साइड की एलईडी है ऑप्टोकपलर की, वो एक्टिव होती है, फुल लाइट फेंकती है, ट्रांजिस्टर फुल सैचुरेट होता है, फ़ौरन से यहाँ पर जो फ्लो होने वाली करंट है वो 240 माइक्रो एम्पियर से बढ़ती है, तो इस वोल्ट पिन को ड्रॉप कर देते हैं। जैसे ड्रॉप कर देते हैं, हमारे जो वोल्टेज हैं वो आउटपुट बनना बंद हो गए। अभी जो इसका काम है इस आईसी का, वो स्टार्ट हो चुका है। अभी हम इस वोल्टेज को फिर से कम करते हैं। ये देखिए जैसे ही हमने वोल्टेज कम किए, आईसी ने स्विचिंग स्टार्ट कर दी। ये वो टाइम है जहाँ पर ये देखें, ये वो काम हो रहा होता है। आउटपुट में जैसे वोल्टेज बढ़ेंगे आईसी ऑफ हो जाएगी, कम होंगे आईसी स्विचिंग स्टार्ट, और कम कर दी, इसने अपना ड्यूटी साइकिल बढ़ा दिया ताकि ज़्यादा टाइम के लिए जो है वो स्विचिंग होती रहे। अच्छा, ये तो 2 चीज़ें हो गई। अभी एक और तीसरी चीज़ होती है, ये जो इसकी इनेबल पिन, इसकी इनेबल पिन पे भी एक काम किया जाता है। इस पिन के साथ एक ऐसे ही जो हमारी डीसी रेल होती है, ये वाली जहाँ पे मैंने अभी 12 वोल्ट दिए हैं, तो इसको नॉर्मली जब सप्लाई के अंदर लगाया जाता है, तो किसी सप्लाई के अंदर यहाँ पर 2 मेगा ओम की रेजिस्टेंस लगाकर, तो इसको हम ये इस पिन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये 300 वोल्ट डीसी रेल पे लगी होती है। अभी होगा क्या, जब ये वोल्टेज 100 वोल्ट से नीचे होंगे, 140 वोल्ट से नीचे होंगे, उस वक्त इस पिन का लेवल 1 वोल्ट से ड्रॉप रहेगा। जब वोल्टेज ड्रॉप रहेगा, ऑटोमेटिकली ये आईसी ऑफ रहेगी। जैसे ही वोल्टेज अंडर लिमिट से ऊपर चढ़ेंगे,
ऑटोमेटिकली हमारा जो सर्किट है वो वर्क करना शुरू हो जाएगा। ये इसकी थ्योरी है, इस तरीके से ये काम करती है। तो ये ऑप्टो कपलर हमारी इस फीडबैक को मॉनिटर करवाने के लिए होता है और ये 1 वोल्ट से 1.6 वोल्ट के दरमियान ये पिन रहनी चाहिए। ये इसमें दो फंक्शन है इस पिन के, एक तो रेगुलेशन के लिए, अगर इसके साथ अंडर वोल्टेज डिटेक्शन पिन लगी हुई है यानी 2 मेगा ओम की रजिस्टर लगाकर इसको कनेक्ट किया गया है तब ये आईसी अपना फंक्शन करेगी। अच्छा, एक और चीज़, जब वो अंडर वोल्टेज होंगे उस वक्त ये आईसी अपने आप को ऑफ कर देगी। तीसरी चीज़, एक यहाँ पर इसके ये मैं अभी आउटपुट कंपोनेंट जो इसका है उसको शॉर्ट कर रहा हूँ रजिस्टर को। अगर ट्रांसफार्मर हमारा शॉर्ट सर्किट, ये देखिए मैंने जो रजिस्टर है हमारी आउटपुट वाली उसको मैंने कनेक्ट कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, ट्विज़र के साथ जंपर कर दिया, आउटपुट में कुछ नहीं आ रहा। क्यों? जैसे मैंने इसको शॉर्ट किया तो इसका ये वाला सर्किट जो है ये इनेबल हो गया। तो इसका मतलब है आईसी ने अपना ओवर करंट लिमिट को डिटेक्ट किया है। जैसे ही डिटेक्ट किया है, इसकी मॉसफेट को बचाने के लिए, नेक्स्ट सर्किट को बचाने के लिए इसने अपनी आउटपुट को ऑफ कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि ये इस आईसी के अंदर करंट लिमिट फैसिलिटी भी है, उस लिमिट से जिसके लिए डिज़ाइन किया गया है उससे ज़्यादा ये करंट नहीं देगी। अभी यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है। अभी इसको हम सर्किट को देख लेते हैं और साथ में जो हमारी कहानी थी, ये वो एक कहानी है जिसमें 2 मेगा ओम की रजिस्टर लगी है। 1 मेगा की 2 रजिस्टर लगाकर पॉजिटिव 375 वोल्ट वाली रेल के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है। अगर ये रजिस्टर लगी है किसी वजह से ये डैमेज हो जाती है और मेरी तरह का बंदा आया उसने इसकी वैल्यू कुछ और लगा दी, ये वोल्टेज जैसे ही ज़्यादा आएंगे तो ये डैमेज होगी। इस आईसी पे चूँकि हमें 1 वोल्ट 1.6 से ज़्यादा नहीं चाहिए, अगर ये रजिस्टर कम वैल्यू की लग जाएगी तो ये इसका काम हो जाएगा, डैमेज हो जाएगी। अगर हमारा ये स्नबर सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट हो जाए, हमने चेक तो किया है कि ओवर करंट डिटेक्शन है इसमें, लेकिन अगर इस बेचारी पिन पर, इस कंपैरेटर पर ये वाला बहुत ज़्यादा बार शॉर्ट सर्किट आएगा, मॉसफेट इंटरनल डैमेज होगी तो ये बाकी भी सिस्टम को ले उड़ेगी। तो ये चीज़ें हमें चेक करनी चाहिए। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी अगर शॉर्ट हो जाती है तो उस वक्त भी चांसेस हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसका इंटरनल सर्किट काम करता है तो इसलिए इनेबल सर्किट काम करता है। पॉसिबिलिटी हो भी सकती है, मुमकिन हो भी सकता है कि ये आईसी डैमेज हो जाए, वरना ये खुद बहुत डिसेबल हो जाती है अगर ट्रांसफार्मर शॉर्ट हो। तो ट्रांसफार्मर को बचाने के लिए इसमें ओवर करंट प्रोटेक्शन सर्किट है, लेकिन ये भी ट्रांसफार्मर के ऊपर भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसको आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए भी मैं एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाऊंगा। मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेज भी आए हैं, कमेंट्स भी आए हैं कि एसएमपीएस ट्रांसफार्मर को, चॉपर को टेस्ट करने के लिए, और एक भाई मेरे पाकिस्तान से हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी मैसेज किए हैं और रियली मेरे पास टाइम इतना मैनेज नहीं होता। ट्रांसफार्मर ये देखें मैंने निकाल के रखे हुए हैं कि मैं आपको उस पर मुख्तलिफ़ ट्रांसफार्मर टेस्ट करके मैं आपको बताऊँ कि ये सारे मैंने ट्रांसफार्मर उसी के लिए तैयार करके रखे हो, लेकिन अभी तक मेरे पास वो टाइम नहीं हो रहा कि इसको मैं कर लूँ। तो इंशाल्लाह मैं इस पर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। इसी तरह ऑसिलोस्कोप के इस्तेमाल पे मैं शर्मिंदा भी हूँ। भाई से, वो पाकिस्तान से ही हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुझे मैसेज किए हैं। एक और शाहिद भाई हैं, उनके भी मैसेज बहुत ज़्यादा है, फैसलाबाद से हैं। तो असल में मुझे टाइम मैनेज करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा वो ना डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि वीडियो बनाने में आपको कंप्लीट मटेरियल परफेक्ट बताने में वो टाइम लगता है। अच्छा चलें, वो चीज़ें का टाइम चलता रहेगा। ये 1 मेगा की 2 रजिस्टर लगाकर इसको पुल अप कर दिया गया 300 वोल्ट लाइन के साथ, जो हमारी डीसी रेल है, जो कि बल्क कैपेसिटर से, स्मूथिंग कैपेसिटर से आ रही होती है। अगर ये रजिस्टर गलती से कुछ और वैल्यू को लग जाए, डैमेज होगा। ट्रांसफार्मर शॉर्ट होगा तो डैमेज होगा, स्नबर सर्किट शॉर्ट होगा तो भी डैमेज होगा। गलती से जो हमारी ये वाला सर्किट है, ये वीसीसी वाइंडिंग वाला, अगर ये डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाए, ये वाला 14148 डायोड लगा हुआ है, अगर ये डैमेज हो जाए तो
इसका ख़राब होना बनता है। ऑप्टो कपलर अगर हो जाए तो कोई मसला नहीं, ये आईसी ऑफ रहेगी, स्टार्ट ही नहीं होगी। यहाँ पर वो फीडबैक नेटवर्क है जैसे मैंने बताया था। तो यहाँ पर ये देखें तो एक VR1 लगा हुआ है, जो इसका जीनर डायोड लगा हुआ है। जितने वोल्ट का है वो ड्रॉप करवाएगा, करवा के जैसे ही वो वोल्टेज पूरे होंगे आउटपुट में, ये अपना हिस्सा रखेगा, ये अपना हिस्सा रखेगा, ऑप्टो कपलर इनेबल होगा, आईसी अपना काम करना शुरू कर देगी। जैसे हमने प्रैक्टिकली इस वेरिएबल को घुमा के दिखाया, जैसे ही वोल्टेज कम होंगे उस वक्त ये आईसी ये इस तरह से कम ज़्यादा होते रहेंगे, ये आईसी अपना ड्यूटी साइकिल कम ज़्यादा करती रहेगी। ठीक हो गया जनाब। ऐसे ही ये दूसरा सर्किट भी है, यहाँ पर इसमें भी वही थ्योरी है और ये सारा इसमें स्टैंड बाई सर्किट भी है। ये एक सर्किट है जिसमें उसने सिर्फ़ और सिर्फ इनेबल पिन को यूज़ किया है, इसमें पुल अप नहीं किया, इसमें अंडर वोल्टेज डिटेक्शन चेक नहीं की। अगर यहाँ पर रजिस्टर नहीं लगी हुई, मैंने जैसे बताया था किसी जगह पे ये लगी होगी, किसी पे नहीं लगी होगी। अगर लगी हुई है तो ठीक है, नहीं लगी हुई तो भी ठीक है। अगर ये इनेबल पिन भी ओपन है उस वक्त भी ये आईसी अपना फुल वोल्टेज देगी। आप सेकेंडरी साइड में भी कहीं पे उस पर रेगुलेटर लगा होगा, वो भी एक ऑप्शन है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर लीजिए। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए, जी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।